बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स मानव नेत्र, ये दोस्तों तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का भौतिकी का। और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन पाएंगे इस वीडियो में देखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो बनता है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। दोस्तों ये इसका डी आंसर सही होगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखाई देता है। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखाई देता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, द्विविषीय चपटा। ठीक है दोस्तों। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे 2 आँख सिर पर स्थित है अतः हमें वस्तु दिखता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा त्रिविमीय होता है। ठीक है, त्रिविमीय दिखता है। हमारे 2 आँख सिर पर स्थित है अतः हमें वस्तु जो दिखता है वो त्रिविमीय दिखता है। 4 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है दोस्तों, ये क्लास में पढ़ाया गया था और इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। इसका सही जवाब और कमेंट में जल्दी दीजिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते निकट की वस्तु और दूर की वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो 5वां का जो सही जवाब हो जाएगा, 5वां का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा निकट की वस्तु को। नेत्र गोलक के गोल होने पर जो निकट की वस्तु को हम सही से देख पाते हैं। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है कि दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निबंध का सिद्धांत का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। 6 नंबर का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में सामान्य क्षमता घट जाता है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में सामान्य क्षमता घट जाता है, तो यह दोष कौन सा होगा। तो दोस्तों ये दोष जो हो जाएगा जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। सामान्य क्षमता में कमी यानी कि जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका जवाब जो है क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला है 9 नंबर का प्रश्न है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है। तो दोस्तों दृष्टि क्षेत्र उसका जिसको एक नेत्र का उसका कैसा हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री ही वो आसानी से देख पाएगा। चलिए आगे चलिए 10 नंबर का प्रश्न की कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, तो कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसे परितालिका कहते हैं। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, इसको जो नियंत्रित करता है वो नियंत्रित करता है क्या, परितालिका ही नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही विद्युत सिग्नल में। ठीक है, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, तो वो हो जाएगा सामांजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, सामांजन क्षमता कहलाता है। ए नंबर का सही जवाब हो जाएगा, सामांजन क्षमता इसका सही जवाब। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से नेत्र में प्रवेश करती है, तो उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो उस झिल्ली को कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है, कॉर्निया। 15 नंबर का प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो सही जवाब हो जाएगा पक्षांबी पेशियों द्वारा। ठीक है, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। रेटिना पर किसके द्वारा बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनेत्र लेंस के द्वारा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है।
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है, जिस भाग पर पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेटिना। ठीक है, उसे रेटिना कहा जाता है। चलिए दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है कि आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार किस लेंस की भांति करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस की भांति, उत्तल लेंस की भांति। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न हो गया। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, क्या होती है, सिलियरी नेत्र लेंस की हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, तो 19 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। चलिए अगला 19 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 19 का हो गया, 20 का होगा कि मानव नेत्र 2 है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक रहता है तो दोस्तों 150 होता है, यानी 150 डिग्री होता है। अगर रहेगा 2 नेत्र लेगा तो उसका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री तक वो सही से देख पाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि शिकार करने वाले जंतु के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, वही बात दोस्तों, अगर 180 होगा तो न्यूनतम अधिकतम सामान्य क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा अधिकतम, यानी कि 180 क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उससे क्या कहा जाता है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, परितालिका, पतली दृष्टिफलक क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये शानदार प्रश्न है और इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टि पटल, क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल पर वो अपना प्रतिबिंब बनाता है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है कि सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा या वास्तविक और उल्टा, आभासी या उल्टा। तो जो दोस्तों जो सामान्य नेत्र पर जो बनता है वास्तविक उल्टा बनता है, तो सी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक, मतलब कितने सेकंड तक वो अभिदृश्य होने के बाद भी हमें एहसास होता है कि वो सामने ही है, इसका जवाब हो जाएगा 1/10, 1/20, 1/16, 1/5। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 1/16 सेकंड तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/16 सेकंड। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, नेत्र में जो भाग रंगीन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों क्या, परितालिका। ठीक है, परितालिका कहा जाता है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है कि मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, मंद प्रकाश में, और जो प्रकाश में जाएंगे तो पुतली सिकुड़ जाती है ना। तो ये कहाँ पर ये प्रक्रिया होती है, तो उसको जवाब देना है। 26 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परितालिका। ठीक है, परितालिका ही इसका जवाब हो जाएगा, जब मंद प्रकाश में भी जाएगा तो परितालिका छोटा बड़ा होते रहता है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न हो गया दोस्तों। 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न कहता है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो इसका सही जवाब है, तो आँख जो पुतली कार्य करती है वो करती है किसके द्वारा, वो कैसा कार्य करती है, वो कार्य जो करती है वो कार्य करती है परिवर्ती द्वारक की भांति। ठीक है, परिवर्ती द्वारक के भांति वो काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ, जिसको दूरदृष्टि दोष होगा वह जो वस्तु देख पाएगा, कौन सी वस्तु को सही तरीके से देख पाएगा। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न और इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिएगा। चलिए इसको छोड़ रहे हैं, जवाब दे दीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है, ज़्यादा भारी भी नहीं। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। हालांकि ये भी अच्छा प्रश्न था, चलिए कोई बात नहीं। 30 नंबर का प्रश्न देखिए। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो वो होता है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, तो उसका हो जाएगा दोस्तों क्या, बेलनाकार लेंस। क्या हो जाएगा, बेलनाकार लेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति को जो है कि चश्मा का जो व्यवहार था, उसका चश्मा जो बनता है वो बेलनाकार लेंस के भांति कार्य करता है, कि बेलनाकार लेंस ही होता है दोस्तों। चलिए 32 नंबर का प्रश्न है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को
कहते हैं। इसकी बीच की दूरी को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसकी बीच की दूरी को कहा जाता है दृष्टि परिसर। दृष्टि परिसर क्षेत्र में जो भी वस्तु आता है 25 सेंटीमीटर से दूर, उस वस्तु को आंख जो है कि स्पष्ट दृष्टि से देख पाता है। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो दीर्घ दृष्टि मतलब उसी को दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो इसका जवाब हो जाएगा, क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? उत्तल लेंस। क्या जवाब हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस जो है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने में व्यवहार में किया जाता है। चलिए 34 नंबर का प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, ऐसा बताइए कि किस दोष के कारण जो है कि दोनों अवतल और उत्तल लेंस दोनों का जो है कि व्यवहार किया जाता है ताकि वो दूर को दूर कर दिया जा सके। तो उसका सही जवाब हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष इसका सही जवाब। 35 नंबर का प्रश्न है कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, तो उसको कौन सा रोग होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद उसका सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, 36 नंबर का प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाता है, तो जो क्या होता है वो हो जाता है दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्या? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो वो हो जाएगा पक्षांबी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षांबी द्वारा। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है? क्यों उत्पन्न होता है? तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो होता है नेत्र की सामान्य क्षमता जो घट जाती है उसके कारण ही जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नेत्र की सामंजन क्षमता घट जाती है तो उसके कारण ही जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला जो रंग होता है वो होता है लाल दोस्तों। क्या होता है? लाल होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा लाल। चलिए अगला प्रश्न 40 का किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो ये भी प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत शानदार तरीके से आप लोग को बताया गया था और इसका जवाब कमेंट में आप लोग कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर का। 41 नंबर का प्रश्न को हमें देखना है। ठीक है, 41 नंबर का प्रश्न है किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कौन बनता है के बीच कौन बनता है उसको क्या कहता है? आपतित किरण और निर्गत, समझ रहे हैं ना? आपतित जो किरण आती है और निर्गत जो होती है वो किरण, तो उसके बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहा जाता है? उस कोण को जो कहा जाता है वो विचलन कोण होता है। ठीक है, निर्गत कहीं जाती है वो विचलन हो जाती है। ठीक है, चलिए 42 नंबर का प्रश्न है किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रिज्म का कोण। क्या कहा जाता है? प्रिज्म का कोण। चलिए 43 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है। जो नेत्र दान कर सकता है उसकी न्यूनतम और अधिकतम जो सीमा होती है वह कार्य बताने की। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु की सीमा होती है या होगी, तो कितनी होगी? वो हो जाएगी 10 भी हो सकता है, 25, 60 वो भी हो सकता है, मतलब सभी होगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर का प्रश्न है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए ताकि वो आगे वाले किसी व्यक्ति को का उपयोग में आ सकता है? तो 44 नंबर का प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा 4 से 6 घंटे के भीतर अगर वो यूज में आ सकता है तो उसको लाया जा सकता है डॉक्टर की सलाह से। चलिए अगला प्रश्न है कि 45 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? नेत्र दान करने वाला व्यक्ति अगर संक्रमित नहीं है तो बताइए मधुमेह का रोग, दमे का रोग, संक्रमण रोग से पीड़ित किसके द्वारा जो है कि नेत्र दान किया जा सकता है? दोस्तों इसका जो हो जाएगा दोस्तों कौन दान
कर सकता है ना, कहता करने वाला बताइए, तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी में है कि मधुमेह का रोगी या दमे का रोगी, ठीक है, ये बी और सी ये दोनों हो सकता है, ठीक है, डी इसका सही जवाब, संक्रामक रोग से पीड़ित, नहीं ये नहीं होगा दोस्तों, ये ए नंबर का नहीं होगा। चलिए ठीक है, 46 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो ये तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है तो ए हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर का इसका सही जवाब। चलिए 47 नंबर का प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, वर्ण विक्षेपण, कांच की सिलेरी, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण की प्रिज्म, क्या हो जाएगा, प्रिज्म इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिज्म, ठीक है, श्वेत प्रकाश को जो प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ठीक है। चलिए 48 नंबर का प्रश्न के प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है, प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 48 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा, इसमें तो नहीं है, यह परावर्तन अपवर्तन ये भी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रकीर्णन, इनमें से प्रकीर्णन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकीर्णन हो जाएगा। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होगा वो क्या होगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 380, लगभग 380 नैनोमीटर, ठीक है, 380 नैनोमीटर इसका सही जवाब, इनके बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 50 नंबर का प्रश्न है, 50 नंबर का प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों जो उपयोग किया जाता है वो कांच की सिलेरी, प्रिज्म से ही किया जाता है ना, इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है, प्रिज्म। चलिए 51 नंबर का प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक जो वर्ण होता है वह क्या होता है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है, हरा, नीला, ये दोस्तों तीनों है ना, ये तीनों RGB नहीं होता है, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, तो ये तीनों जो होता है उसका प्राथमिक वर्णक जो वर्ण होता है, प्राथमिक प्रकाश का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राथमिक वर्ण कहेगा तो हो जाएगा रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB, ठीक है, ABC यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर हो गया, 52 नंबर का कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है उसका नाम बताइए, काफी शानदार प्रश्न है। चलिए दोस्तों ये प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, जिसमें लाल रंग प्रकाश का विचलन क्या हो जाएगा, बैंगनी प्रकाश से कम होगा, हरे प्रकाश से कम होगा, आसमानी से कम होगा, सभी रंगों से कम होगा। जो विचलन होगा दोस्तों वो बैंगनी से भी कम होगा, हरे से भी कम होगा और आसमानी से भी कम होगा, क्योंकि सबसे पहले रेड ही होता है। तो जो प्रकाश होता है रेड प्रकाश वो जो होता है क्या, सबसे कम विचलन होता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा सभी रंगों से कम, है ना। कुछ याद है कि नहीं दोस्तों, यहाँ से प्रकाश गुजारा तो यहाँ से जो होता है सबसे नीचे जो विचलन होता है वो होता है बैंगनी और ऊपर में जो होता है वो होता है लाल। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है कि नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु की प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखाई पड़ता है। तो जो 54 नंबर का प्रश्न का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा काला, ठीक है, काला दिखाई पड़ता है। 55 नंबर का प्रश्न है कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। दोस्तों खतरे के सिग्नल में उपयोग करने वाले का जवाब चाहिए। 55 का जवाब हो जाएगा, वो सब जानता है रेड, है ना, तो ये हो जाएगा क्या, लाल रंग, ठीक है। 56 का है कि प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दा पर 7 रंग देखे जाते हैं। प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं। सी इसका सही जवाब होगा। चलिए 57 नंबर का प्रश्न है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होती है, कितने आंतरिक परावर्तन होती है। तो 2 आंतरिक परावर्तन होती है। चलिए 58 नंबर प्रश्न है कि जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है, ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। 59 नंबर का है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर
किस वर्ण की प्राप्ति होती है, किस रंग की प्राप्ति होती है, तो इसमें जो जवाब हो जाएगा क्या, श्यान। ठीक है, देखिए दोस्तों, नीला और हरा के मेल से जो बनता है वो बनता है श्यान। चलिए 60 नंबर का प्रश्न है कि लाल तथा हरे वर्णों के प्रकाश से मिलने पर किस वर्ण का, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखना। पिछला हुआ था नीला और हरा मिला के क्या हो गया, सियान रंग बना। ठीक है, अब ये जो बनेगा लाल और हरा मिला का जो रंग बनेगा वो बनेगा पीला। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है। ठीक है, दो रंगों के मेल से जो नया रंग बनता है, इस चीज़ को याद रखना बहुत ही जरूरी। चलिए अगला प्रश्न है 61 का, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो जो इसका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, प्राथमिक स्पेक्ट्रम। चलिए अगला प्रश्न है 62 का कि सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण, परिक्षेपण या सभी कथन सत्य है। इसका क्या जवाब हो जाएगा, 62 का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलिए 63 नंबर का कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, तो वो हो जाएगा बैंगनी। ठीक है, अगला प्रश्न है 64 का कि एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है, अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दे दिया जाए तो कैसा प्राप्त होगा। ठीक है, तो समझिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रिज्म है, यहाँ से जो प्रकाश निकला 7 रंगों में विभक्त हो गया, फिर यही 7 रंग अगर एक प्रिज्म से फिर गुजारा जाए तो क्या वो एक श्वेत प्रकाश में नहीं हो जाएगी, तो कहता है पीला, लाल, श्वेत, बैंगनी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेत दोस्तों। ठीक है, श्वेत इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं 65 नंबर का प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो उस वस्तु का जो वर्ण दिखाई देगा, तो उस वस्तु का जो वर्ण दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, वो जो दिखाई देगा वो ही लाल ही दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, लाल ही दिखाई देगा। चलिए 66 नंबर का प्रश्न है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाता है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाता है, तो रंगों के बैंड को कहा जाता है, जो रंगों के बैंड को कहा जाता है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वर्ण, श्याम, स्पेक्ट्रम, तो क्या कहलाएगा, 66 का कहलाएगा स्पेक्ट्रम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। चलिए 67 नंबर का प्रश्न है कि पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखाई देती है क्योंकि यह परावर्तित करता है किसको, हरा रंग को परावर्तित करेगा, किसको करेगा, हरे वर्ण को ही अगर गुलाबी दिखता है, पीला दिखता है, तो वो उसी रंग को क्या करता है, परावर्तित करता है, तो वो दिखता है। ठीक है, चलिए 68 नंबर का प्रश्न है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो क्या दिखेगा, काला दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 69 की तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट में दीजिएगा, 69 का जवाब कमेंट में चाहिए। चलिए 70 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है दोस्तों, परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडल, क्या हो जाएगा, 70 का जो जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए 71 नंबर का प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतराल होता है, 20 का जवाब हुआ था क्या, 2 मिनट, क्या हो जाएगा, 2 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत दिखाई देता है, तो वो काला, क्या हो जाएगा, काला। 73 नंबर का टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो 73 का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए 74 नंबर का कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी इसमें प्रश्न कराए गए हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें कराया गया है। चलिए 75 का प्रश्न है कि किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तो जो सबसे बड़ा होता है वो होता है किसका, लाल का। दोस्तों ये यहीं पर इंड होता है और
उम्मीद है कि इसमें से आप लोग पूरे प्रश्न को याद कीजिएगा और ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।